तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले पहले हम ये करते हैं कि पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेते हैं। उसके बाद आज जो हमने टॉपिक करनी है वो हमने करनी है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, स्टारड्यू एक्सपेरिमेंट, उस पर बाद में आते हैं। पर पहले हम पूरे चैप्टर का एक व्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस चैप्टर का क्या है। तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली पहली बात ये है, तो सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि एटम, भाई ये जो एटम है इसका नाम ए मीन्स नॉट एंड टोमोस मीन्स डिविजिबल। टोमोस मीन्स डिविजिबल। इसका नाम जो है इस बिना पे रखा गया था। और ये काम किसका था? ये काम था डेमोक्राइटस का। डेमोक्राइटस 400 बीसी, यानी अराउंड कोई 2423 साल पहले डेमोक्राइटस ने यह बताया था कि एटम जो है वो नॉट डिविजिबल होता है। एटम जो है वो क्या होता है? एटम नॉट डिविजिबल होता है, यानी एटम बिल्कुल छोटे से छोटा पार्टिकल है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी एटम से कोई भी छोटी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम एटम को ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये बात थी 2400 पहले साल की। 1801 में जॉन डाल्टन ने भी यही कहा। जॉन डाल्टन ने भी यही कहा कि एटम जो है, एटम क्या होता है? इनविजिबल होता है अपनी थ्योरी में। तो डाल्टन ने डेमोक्राइटस की बात की, तायद की कि बिल्कुल एटम जो है वो क्या होता है? एटम जो है वो अनकटेबल होता है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये छोटा सा छोटा पार्टिकल है। फिर जाके 1869 में विलियम क्रूक्स ने, और इससे भी पहले 1833 में फेराडेज एक्सपेरिमेंट से एक हिंट मिली थी। फेराडेज एक्सपेरिमेंट से एक हिंट मिली थी, इशारा मिला था। क्यों? अबाउट इलेक्ट्रॉन, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसका एक जो है इशारा मिला था। फेराडेज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि माइकल फेराडे क्या करा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम कर रहा था, सिंपली कहें इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पे काम कर रहा था। इसने बताया कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करके या उसको मेल्ट करके करंट पास करते हैं, तो एटम्स जो आइंस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आइंस का बना होगा, एक पॉजिटिव आइन दूसरा नेगेटिव आइन, तो पॉजिटिव आइन में कुछ चीज ऐड होती है और नेगेटिव आइन से कुछ चीज माइनस होती है, तब जाके वो डिस्चार्ज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तब जाके वो डिस्चार्ज होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। और वो चीज क्या थी जो इसने बताया था? वो चीज थी क्या? एफ अपान एन ए। एफ अपान एन ए। तो एफ इज द फेराड, एन ए इज द एवोगाड्रोस नंबर। वो चीज ये थी कि अगर आप फेराड का वैल्यू है 96,500। अगर आप इसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगी, यानी 19 कूलम पर मोल। तो फेराडे ने ये बताया था कि एक चीज है, छोटी सी चीज है, एक जो है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो यूनिट जो है अगर हम पॉजिटिव आइन में ऐड करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और वो इसके बराबर होता है। अगर नेगेटिव आइन से माइनस करते हैं तो वो भी न्यूट्रल हो जाता है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ये चीज है, इतनी चार्ज वाली चीज है जो एटम से प्लस माइनस हो सकती है। अब ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जरूर एटम जो है वो क्या होता है? डिविजिबल होता है। एटम क्या होता है? डिविजिबल होता है। यानी एटम की डिविजिबिलिटी का जो पहला हिंट मिला था वो फेराडेज एक्सपेरिमेंट से मिला था। फेराडेज एक्सपेरिमेंट से मिला था। अब बात आई किसकी भाई? कि 1869 में विलियम क्रूक्स ने क्या किया कि डिस्कवर्ड कैथोड रेस।
अब इसने जो है वो क्या किया कि कैथोड रेज डिस्कवर किए। विलियम क्रुक्स ने क्या किया, कैथोड रेज डिस्कवर किए। ठीक है, तो कैथोड रेज की स्टडी चलती रही, इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो चलती रही, पर इससे पहले ही कि इलेक्ट्रॉन कंफर्म हो, 1886 में गोल्डस्टाइन ने क्या किया कि डिस्कवर्ड केनाल रेज कह लें या पॉजिटिव रेज कह लें या आप प्रोटॉन कह लें खाली। तो गोल्डस्टाइन ने क्या किया, 1886 से, अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कंफर्म ही नहीं हुई थी, तो उससे पहले ही प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। क्योंकि जैसे ही कैथोड रेज डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट को एक चीज का पता चल गया कि जरूर अगर एटम में कैथोड रे की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो जरूर एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होगी। इसकी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एटम की न्यूट्रल होने की वजह यही है कि अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो जरूर उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगी। तो इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज ढूंढने पे लग गए साइंटिस्ट, तो इलेक्ट्रॉन की कंफर्मेशन से पहले ही प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। अब आते हैं 1897 में जे थॉमसन ने क्या किया, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में पहले ही मौजूद था, पर ये पता नहीं चल रहा था कि वाकई ये इलेक्ट्रॉन है भी कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का नाम जो है, नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टोनी ने सजेस्ट किया था। स्टोनी इन 1891 में उसने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन होता है, और कैथोड रेज ट्यूब में ये चीज डिस्कवर भी हो चुकी थी, पर क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही थी, वो कंफर्मेशन जाके कब हुई, 1897 में, जब जे थॉमसन ने बताया कि ये जो कैथोड रेज हैं यही इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है और ये हर मैटर में अवेलेबल। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो उसके तकरीबन कोई 8 साल बाद या 9 साल बाद 1909 में मिलीकन साइंटिस्ट था, मिलीकन कैलकुलेटेड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितनी पाई गई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। वही चार्ज है जो फेराडे ने बहुत पहले डिस्कवर करके दी थी, पर क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं था तो पता नहीं था। अब तो हमें पता है ना कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन ऐड होकर न्यूट्रल होता है। तो फेराडे ने वही बात की थी, एक चीज है, एक बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो एटम में प्लस माइनस हो सकता है, वो असल में इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो मिलीकन ने ये चार्ज डिस्कवर की बाय हिज फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अब ये क्या होता है, ये लंबी चौड़ी कहानी है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको सिंपली इतना याद करें कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मिलीकन ने दरियाफ्त की थी और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, सबसे आखिर में जब बारी आई तो 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन कैसे, बाय आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। तो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी को यूज करते हुए जेम्स चैडविक ने जो है, ठीक है, क्या किया था, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। ठीक है, अब देखें अगर हिस्ट्री पे आए तो 400 BC, यानी बहुत ही पुरानी बात है, डेमोक्राटस ने यह बताया था कि एटम जो है इंडिविजिबल होता है, उसी बेसिस पे उसका नाम एटम रखा गया था। उसकी लिटररी मीनिंग भी यही है कि नॉट कटेबल, नॉट डिविजिबल, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी बेसिस पे ही इसका नाम रखा गया था। ये बात कि पहला जो क्लू मिला था वो फेराडेज एक्सपेरिमेंट से, कि वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर गया, तो आप जाके देख सकते हो दोबारा। ठीक है, और उसके बाद जॉन डाल्टन ने भी यही कहा था कि एटम इंडिविजिबल होता है। तो 1869 में फर्स्ट टाइम कैथोड रेज डिस्कवर हुए थ्रू ट्यूब एक्सपेरिमेंट।
ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे, तो है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो आखिर में जाके क्या पता चला कि एटम डिविजिबल होता है। इस सारी स्टडी से ये पता चला कि एटम डिविजिबल होता है, ठीक है, एटम डिविजिबल होता है, ठीक है भाई। आते हैं इधर। अब हमें पता चला कि एटम जो है, क्या पता चला कि एटम जो है वो डिविजिबल है। एटम क्या चीज है? डिविजिबल। इसके अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए गए हैं एटम के अंदर। इसको हम कई हजार सालों तक, 1-2 हजार सालों तक ये कहते आ रहे थे कि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसी एटम के अंदर 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल यानी ऐसे पार्टिकल जो एटम से निकले, एटम से छोटे हों, हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। आउट ऑफ दीज 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओनली 3 पार्टिकल्स आर दोज टेक्निकल वर्ड के उदाहरण के द टेक्निकल वर्ड नालो चेक करना चाहे। हु इज द टेक्निकल वर्ड? हम खुद टेक्निकल नहीं, तो बात करें थे कौन सी? इस 100 एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, पर सबसे ज्यादा जो फंडामेंटल पार्टिकल जिनको कहते हैं, जिन पे एटम की प्रॉपर्टीज लार्जरली डिपेंड करती है या एटम की प्रॉपर्टीज का बायस बनते हैं, वो 3 है। दीज आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। आउट ऑफ दीज 100 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? दे आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल। इन तीनों को हम सिर्फ क्या कहते हैं? ये आर कॉल्ड फंडामेंटल। इनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं, एटम की प्रॉपर्टीज 2 किस्म की होंगी। कौन कौन सी भैया? एक फिजिकल होगी, एक कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? फिजिकल। दूसरी कौन सी होंगी? केमिकल। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, तो एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो एटॉमिक मास यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे डिपेंड। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत और भी बहुत फैक्टर हैं। तो देखिए, तो 3 पार्टिकल हैं जिनका रोल है एटम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भाई इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने शेल्स हैं, कितनी साइज बड़ी होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। डेंसिटी हो गया, वगैरह वगैरह। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हैं? अगर शेल छोटा है तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर बड़ा है, ठीक है, यानी एटम छोटा है तो कम होंगे, बड़ा है तो ज्यादा होंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, यानी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ओनली वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये जो 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस पे एटम की ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो इन्हीं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सब एटम, सॉरी, फंडामेंटल पार्टिकल। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? कोई इशू? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके। तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं चैप्टर का, पूरे चैप्टर में क्या है। अब बात करते हैं, यानी भाई एटम के अंदर जो मेन पार्टिकल्स हैं वो तो 3 हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्या हो गया? प्रोटॉन, और क्या हो गया? न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो रिलेटिव चार्ज होती है -1,
इस पे जो रिलेटिव चार्ज होती है +1, इसकी होती है 0। बाकी मास वगैरह को वो मैं आपको टेबल में शो करा देता हूं, ठीक है। और बात एटॉमिक मॉडल्स की बात पे है भाई, क्या इधर से ही एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं। सबसे पहला, यानी वैसे तो लिटरेचर में बहुत से हैं, पर जो फ्रीक्वेंटली आपको मिलेगा बुक्स वगैरह में, तो सबसे पहला मॉडल जो है वो 1900 आई थिंक 9 में जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। और इस नाम का, इसका जो मॉडल था उसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं, थोड़ा इसको जरा देख लेते हैं बैकग्राउंड में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका चेक कर। इसके हिसाब से क्या होता है भाई, ये आप वाटरमेलन लें, ये वाटरमेलन हो गया, ठीक है। अब वाटरमेलन का ये जो है आपकी इनर शेल होता है जो वाइट होता है, फिर उसमें क्या होता है, फिर उसमें रेड रेड होता है, ठीक, यानी अंदर जो है वो वाटरमेलन आपका रेड होगा, और उसके अंदर जो है ब्लैक और ब्राउन कलर के सीड होते हैं। के अंदर क्या होगा, ब्लैक और ब्राउन कलर के सीड होंगे। ये भाई हाइपोथेटिकल वाटरमेलन मॉडल या वाटरमेलन बन गया आपका। सीजन है कि नहीं, शायद खत्म हो चुकी। अब ये वाटरमेलन बन गया। इसका मानना था कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इस तरह से होते हैं जैसे वाटरमेलन में, कटे हुए वाटरमेलन में जब आप हाफ वाटरमेलन को देखोगे, उसमें जो सीड होते हैं, इसी सीड की तरह जो है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी इसके हिसाब से जो है प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेस्ट में होते हैं और वो एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड और कह लें इमर्स्ड होते हैं, अदर वर्ड में कहें तो सैंडविच्ड होते हैं, सैंडविच्ड इन पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका ख्याल था कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है, ख्याल ये था तो हम बनाएं, इसका ख्याल था कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर, एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बिल्कुल उस तरह से चिपके हुए हैं, अंदर चिपके हुए होते हैं, रेस्ट में होते हैं। जैसे हम पुडिंग बनाते हैं घर में, ड्राई फ्रूट ऊपर लगा लें, कस्टर्ड बनाते हैं उसमें आप ड्राई फ्रूट डाल दें, ड्राई फ्रूट अंदर जो फंसा हुआ है, उसी तरह से इसका कहना था कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चिपके हुए होते हैं और रेस्ट में होते हैं। तो इसके 2 साल बाद, अगर मेरी ये डेट सही है तो 2 साल बाद आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की काम की बात क्या है, जे थॉमसन की काम की बात यह थी कि इसने एक प्लम पुडिंग मॉडल बताया था, ई अपन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, कंफर्मेशन इसी ने दी थी, यही कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है। तो रदरफोर्ड, ठीक है, 2-3 बातें, ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसको हम ऑनररी फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम रॉबर्ट बॉयल को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, जाबर बिन हयान को फादर ऑफ ऑल केमिस्ट्री कहते हैं, कि उस वक्त कोई केमिस्ट्री थी तो नहीं, पर ओवरऑल हम केमिस्ट्री का फादर जो है जाबर बिन हयान को कहते हैं, और मॉडर्न केमिस्ट्री का रॉबर्ट बॉयल को, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हम रदरफोर्ड को कहते हैं। इसने क्या किया था, डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, और इसकी क्या बात थी, नेम्ड प्रोटॉन, नेम्ड प्रोटॉन जो नाम था, जैसे इलेक्ट्रॉन का नाम तो स्टोनी ने दिया था, प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया। और क्या बात थी इसकी के गेव अ हिंट अबाउट न्यूट्रॉन इन 1920। तो इसके 4 काम है, पर यहां पे हमारा जो काम है वो ये है कि अच्छा न्यूट्रॉन लिखा है मैंने, ये न्यूक्लियस होगा, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस होगा, हम इसको फोकस करेंगे जो मॉडल के हिसाब से। तो रदरफोर्ड के फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, उसके बाद इसने प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन रखा था, ही केप्ट द नेम ऑफ प्रोटॉन, गिव हिंट अबाउट द न्यूट्रॉन इन 1920। इसने
1920 में हमें ये बताया था रदरफोर्ड ने, भाई जब हम हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, जबकि हीलियम के पास दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है। तो अगर हाइड्रोजन का मास एक है तो हीलियम का दो होना चाहिए, तो हीलियम का 4 मास है। इसी बेसिस पे इसने कहा कि जरूर हीलियम के अंदर या दूसरे एटम्स के अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स मौजूद हैं और उनका मास अप्रॉक्सीमेटली बराबर है प्रोटॉन के। और 1932 में जेम्स चाडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर कर दिया। हम देखते हैं कि उनका मास ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, पर इसकी हिंट जो है, इसकी जो क्वेश्चन गोई थी, इसकी जो प्रेडिक्शन थी वो सही साबित हुई। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो ये है कि इसने क्या किया, इसने बताया कि एटम एक स्फीयर है, और अनलाइक इसने बताया कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसने बताया कि नहीं, एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज लाइंग इन द न्यूक्लियस। और इसने इसी तरह से न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इसने बताया कि एटम के सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होती है, उसी पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जो है एटम का रफली अगर बात करें तो 99.94% जो मास है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी ये हाईली डेंस पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो 10,000 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, चलें उसको भी छोड़ते हैं। इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और इसकी प्रेडिक्शन ये थी, या इसकी जो बात थी मॉडल में वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करते हैं। देखिए इससे डिफरेंस क्या आ गया, इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते हैं, इसने बताया था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पे होती है, पूरा एटम एक पॉजिटिव स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन चिपके हुए होते हैं। ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर पे होती है, उस सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, का मकसद। और इसने ये सारी चीजें एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसने थिन गोल्ड शीट से अल्फा पार्टिकल्स क्या कराए थे, बम्बार्ड कराए थे, और उनकी डिफ्लेक्शन से पता चला था कि भाई काफी सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल गोल्ड शीट से गुजर गए विदाउट डिफ्लेक्शन। कुछ थोड़ी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, पर कुछ हुए थे। मतलब ये था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज उसके सामने आएगी तो उसमें डिफ्लेक्शन होगी। तो डिफ्लेक्शन जो हुई थी वो बहुत थोड़े पार्टिकल्स में हुई थी, जो लार्ज डिफ्लेक्शन हुई थी वो बहुत ही थोड़े पार्टिकल्स में हुई थी। तो वहां से पता चला कि जरूर एटम का ज्यादा हिस्सा खाली है, एम्प्टी है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, पर छोटे से हिस्से में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, उसका नाम इसने न्यूक्लियस रखा। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है इसने डिस्कवर किया था। इसने बताया कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बिल्कुल इस तरह से जैसे सन जो है सोलर सिस्टम में सन के बाहर दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। अब इस मॉडल में दो खामियां थी, क्योंकि ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊंगा। इस मॉडल में दो खामियां थी। कौन सी दो खामियां थी भाई? नंबर पहली ये, इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, पर इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रिवॉल्व करता है। अब यहां पे क्लासिकल मैक्सवेल थ्योरी का काम आ जाता है। मैक्सवेल थ्योरी कहती है, क्लासिकल फिजिक्स की एक थ्योरी है मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी कहती है कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड, कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे। जब भी हम चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जो है एनर्जी इमिट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, अगर ये मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, तो ये क्या करेगा कि ये एनर्जी क्या करे, रिलीज करे। अगर ये एनर्जी रिलीज करता है तो इट शुड फॉल इनटू द इनर शेल। इनर शेल में आके भी तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेगा। तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी खारिज करके अपनी ये नीचे गिरता जाए, आखिर में न्यूक्लियस में आके एटम को डिस्ट्रॉय कर दे, यानी न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम। तो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से, मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से रदरफोर्ड मॉडल एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
दो रीजंस थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल था, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा, अगर वो एनर्जी लॉस करेगा, अगर वो एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है, अगर वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है, एनर्जी लॉस करेगा, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑर्बिटल कम करनी चाहिए एंड फाइनली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस और एटम को क्या करे, डिस्ट्रॉय करे। पर ऐसा हो नहीं रहा था और रदरफोर्ड के पास जवाब नहीं था, यानी एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था, पर फिजिक्स के प्रिंसिपल बता रहे थे कि एटम अनस्टेबल है, ये एटम इस तरह से होना चाहिए, पर इसने एक्सपेरिमेंटली बता दिया कि एटम पूरे पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यानी ये भी गलत था। ये न्यूक्लियस वाली बात तक सही था, बाकी आगे चीजें जो है वो कंफर्म होनी थी। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन इसके हिसाब से कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, इसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है। अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी क्या करेगा, कंटिन्यूसली खारिज करेगा। एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आना चाहिए, बट इनफैक्ट जब हम एक्चुअल लाइफ में देखते हैं एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो क्या आता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है। एटम का स्पेक्ट्रम क्या आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है, कंटिन्यूस नहीं आता। इसके दो डिफेक्ट थे, एक तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिर में अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिरेगा एटम जो है, और उसको स्पाइरल पाथ में मूव होना चाहिए, यानी वो इस तरह से मूव करेगा। इन द एंड इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज कर रहा है, तो स्पाइरल पाथ में मूव करना चाहिए, ये इस तरह से एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। अब इन दोनों डिफेक्ट के आंसर्स जो हैं हमें नील बोहर ने दिए। इसके बाद इसमें डिफेक्ट के बाद तीसरा मॉडल आता है, जिसको हम कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स की बात हो रही है। तीसरा मॉडल जो आता है उसको कहते हैं बोहर्स एटॉमिक। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के मकसद क्या थे? बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के मकसद थे टू रिमूव डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में डिफेक्ट कितने हैं, दो ही थे, उन दोनों को इसने रिमूव किया। नंबर दूसरी बात इसकी जो थी मकसद था, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम स्टेबल होता है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता, उसका इसने आंसर दिया, उसकी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। नंबर थ्री बात थी, इसने बताया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता। इसने और भी बहुत कुछ बताया भाई, इसने बताया कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, के बाद जो है इसने बताया कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होगी, इसने बताया कि डेल्टा ई व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा दो शेल्स में, और हर पर्टिकुलर शेल की एनर्जी क्या होगी, ठीक है। इसने बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसने बताया कि वेव नंबर क्या होगा। तो ये बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट्स थी नील बोहर की, पर स्टिल इसमें भी डिफेक्ट्स थे, इसमें भी डिफेक्ट्स थे, ठीक है। तो इसने ये बताया था, पहले तो ये बातें क्लियर कर दी। अब रदरफोर्ड में डिफेक्ट ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली अगर रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, एमिट करेगा। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी वाली स्पेस में रिवॉल्व करता है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक ही उसी एनर्जी वाली ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना वो एनर्जी लूज करेगा। जब वो एनर्जी लूज भी नहीं करेगा, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, तो वो अपनी ऑर्बिट में रहेगा। एज लॉन्ग एज मैक्सवेल थ्योरी इज कंसर्न, एज लॉन्ग एज मैक्सवेल थ्योरी इज कंसर्न, इट इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, लार्ज बॉडीज पे वो एप्लीकेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, तो वहां पे जो है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जो क्लासिकल लॉज हैं, वो फॉलो नहीं होते। तो मैक्सवेल थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई नहीं होती,
इलेक्ट्रॉन अपने जब तक अपने एक ही शेल में रिवॉल्व करता है तो ना वो एनर्जी रिलीज करेगा ना वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम एटम को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं, अगर हम एटम को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इट जंप्स फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल। पर अगर हम एनर्जी नहीं देते, अगर हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन अपने शेल में ही रहेगा, तो इसका एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो पहले डिफेक्ट का आंसर यहां पे ही आ गया। फिर इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस वाली बात बिल्कुल सही, इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक शेल्स में जो है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है, शेल्स में रिवॉल्व करता है। तो हर शेल की जो एनर्जी है, यानी E1 की जितनी भी एनर्जी है फिक्स होगी, E2 की फिक्स होगी, E3 की भी फिक्स होगी। तो एनर्जी इसकी फिक्स होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसने क्या किया कि एनर्जी एब्जॉर्ब की, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है इट विल जंप फ्रॉम E1 टू E2। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और दोनों का देखें कि जो शेल डिफरेंस है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो सेम है। तो अगर मान लें इसी इलेक्ट्रॉन ने 100 फोटॉन्स जो हैं इनटू 100 कर लें, 100 इसी एनर्जी के फोटॉन एब्जॉर्ब किए, तो ये हमेशा पहले शेल से कहां जाएगा, दूसरे शेल। अब जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले में आएगा तो 100 फोटॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो ये जो 100 फोटॉन्स रिलीज होंगे इनकी एनर्जी 100 ही फोटॉन्स की सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी या डिफरेंट होगी? 100 ही फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। 100 ही फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगर एनर्जी सेम है यानी एवरी टाइम एक ही एनर्जी का फोटॉन निकल रहा है, तो जब आप इसको प्रिज्म से गुजारेंगे मुझे बताएं एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग हमेशा सेम रहेगी, डिफरेंट रहेगी? तो प्रिज्म से क्या होता है कि जब लाइट पास होती है तो पहले ये लाइट को डिकम्पोज करता है डिफरेंट एनर्जी यूनिट्स में। ठीक है, अब क्योंकि एक ही एनर्जी के रेडिएशन है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो एवरी टाइम लाइट जो है यहां पे गिरेगी तो आपको स्पेक्ट्रम में कितनी लाइन मिलेगी, एक ही लाइन मिलेगी ना। तो आपको स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर लाइन मिलेगी या आपको एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, यानी अदर वर्ड में कहें तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा या कंटिन्यूस मिलेगा? लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा या कंटिन्यूस मिलेगा? लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो दोनों आंसर आ गए कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने असली शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो ना वो एनर्जी लॉस करता है, ना ही वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ना ही इमिट करता है, जब तक हम उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ना दें। यहां पे एक अक्सर क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब एनर्जी बट नॉट इवॉल्व एनर्जी? आंसर होता है 1s। आंसर क्या होता है बता दूं, टाइम बचाते हैं। आंसर क्या होगा, 1s, क्योंकि 1s जो है वो कम से कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल है। ठीक है, तो उसमें अगर आप एनर्जी देंगे तो वो दूसरे शेल में जाएगा, एनर्जी ले सकता है पर एनर्जी खुद ब खुद लॉस नहीं कर सकता। अगर एनर्जी लॉस करे पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन तो फिर वो न्यूक्लियस में गिरेगा। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, चलिए। तो बोर के मॉडल में भी खामियां थी। पहली खामी यह थी, तो इसने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है न्यूक्लियस से। हम इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस यानी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी जो है वो, अब जब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बता सकते हैं आप तो एंगुलर मोमेंटम से उसकी वेलोसिटी का भी हमें पता चल जाएगा। तो हम वेलोसिटी का भी बता सकते हैं, मास का भी बता सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है और उसकी जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। पर हाइजेनबर्ग ने बताया कि इट इज इम्पॉसिबल और नॉट पॉसिबल फॉर अस। हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक ही वक्त मालूम नहीं कर सकते। क्यों? डी बोर्गली ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि एवरी सबस्टेंस हैज वेव कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, डी बोर्गली की इक्वेशन थी h अपॉन मोमेंटम। तो वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ इक्वल्स टू होगी प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। यानी हर बॉडी को वेव कैरेक्टर होता है। आप देखें कि वेव कैरेक्टर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो जितना लाइटर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका वेव कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी मास जितना कम होगा, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना वेव कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हेवियर ऑब्जेक्ट जो है उनका वेव कैरेक्टर कम होता है।
इलेक्ट्रॉन एक लाइटर और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो उसका वेव कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी डी बोर्गली के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी एक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को आपका कंपटन इफेक्ट एक्सप्लेन कर देता है। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डायफ्रैक्शन मेथड से डेविसन और जर्मर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर होती है और आपके कंपटन इफेक्ट जो है वो उसकी पार्टिकल नेचर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है बोर मॉडल की डिफेक्ट में आती है कि इसने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसीडर करके ये सारी डेरिवेशन की। अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव हो तो फिर ये जो मॉडल है ये थोड़ा कोलैप्स कर जाता है, यानी हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्टली नहीं बता सकते। अगर इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, वेव है, तो वेव में तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कभी ट्रफ, कभी केस, कभी इन बिटवीन, तो हम उसको एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। फिर दूसरी बात इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है मेन शेल में होते हैं, उसकी एनर्जी फिक्स होती है, यानी एक शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए, कमेंट करें जरा। अगर इलेक्ट्रॉन एम शेल में है, 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो 18 के 18 इलेक्ट्रॉन की अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल एनर्जी सेम होनी चाहिए। फिर भैया जब इसने बताया कि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, तो लाइन स्पेक्ट्रम को जीमान और स्टार्क ने, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखा तो वो जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन थी वो टूट गई। उस सिंगल लाइन के नजदीक छोटी छोटी डबलेट्स, ट्रिपलेट्स, पेंटेट्स वगैरह यानी छोटी छोटी और लाइंस मिली, और उनमें थोड़ा थोड़ा जो है उनकी पोजीशन में, स्पेक्ट्रम में जो है क्या था, फर्क था। का मतलब ये हुआ कि एक ही शेल के अंदर रहते हुए सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती। ये बात समझ रहे हैं? जीमान और स्टार्क इफेक्ट ये बताता है कि एक ही शेल में रहते हुए सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। ये बात सही है? उनका एक्सपेरिमेंट ये बताता है। ये बात सही है? बताते जाएं जरा। हमजा यस कह रहा है, साहिल नो कह रहा है। हाँ सॉरी मैं भी भूल गया, मैंने पूछा क्या था आपसे, मैंने क्या कहा था कि इनका मानना यह है, किसका, जीमान और स्टार का, कि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि वो लाइन स्प्लिट हो गई थी, छोटी छोटी लाइंस में बट गई थी, तो छोटी छोटी लाइन एक दूसरे से डिस्टेंस पे थी। तो ये जो लाइन मिलती है ना हमें डिफ्लेक्शन से, तो ये जो डिफ्लेक्शन होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या एनर्जी कह लें फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो लाइन थोड़ा थोड़ा दूर है एक दूसरे से, तो जरूर उनकी एनर्जी में क्या होगा, फर्क होगा। अब इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से यह पता चला था कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होती है, एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल होते हैं। तो हर सब एनर्जी लेवल की एनर्जी दूसरे सब एनर्जी लेवल से डिफरेंट होती है, और वहां से हमें पता चला था किसका, हमें पता चला था SPDF का। तो हमें पता चला था किसका, SPDF, यानी मेन शेल के अंदर ये सब शेल होते हैं, ठीक है। तो इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है। और अब एक ऐसा शेल है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है, बताएं कौन सा है, गेस करें। एक शेल ऐसा है जिसमें सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है, के शेल। एस तो सब शेल हो गया ना। के शेल ऐसा है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ही ऑर्बिटल है, तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि उसमें एक ही सब शेल है। अगर दो सब शेल होते तो दोनों की एनर्जी में फर्क होता, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर है बेटा, यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो डिफॉल्ट की बात करें बोर की, तो नंबर पहली बात कि इलेक्ट्रॉन को इसने पार्टिकल कंसीडर किया था, जबकि इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर होती है। अब वेव नेचर होने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्टली मालूम नहीं कर सकते। फिर जीमान और स्टार्क ने यह बताया कि एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। फिर लैंड और लैंड मुझे याद आ रहा है बार बार, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जीमान और स्टार्क इफेक्ट में फिर एक मॉडिफिकेशन आई। इसके बाद एक आखिरी मॉडल प्रपोज हुआ
इसको कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल, इसको कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इज इट क्लियर? ओके है, बिल्कुल क्लियर। ओके चले, उसके बाद आखिरी बात पे आते हैं, एटॉमिक मॉडल्स की ही बात कर रहे हैं। अब आखिरी आखिरी अगर चौथे मॉडल की बात करें, वो था वेव मैकेनिकल मॉडल, और इसको प्रपोज किया था इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर इन 1920। तो ये आखिरी मॉडल था, इसके बाद मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं है कोई और मॉडल आया। तो दिस इज द लास्ट मॉडल। इरविन श्रोडिंगर का काम क्या था? नंबर 1, प्रोड्यूस्ड वेव इक्वेशन या वेव फंक्शन, वेव फंक्शंस फाई। इस वेव फंक्शन से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वेव इक्वेशन से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब जंग चल रही थी, जंग किस में चल रही थी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन वेव है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो हाइजेनबर्ग कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम कर ही नहीं सकते। वहां पे मैदान में आता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने इरविन श्रोडिंगर। इसने कहा ठीक है भैया, हम इलेक्ट्रॉन को 100% नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन कहां है, पर हम 90 to 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदाजा बता सकते हैं, और एक गैस बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है। वो रीजन जहां पे आपको 90 to 95% चांस हो इलेक्ट्रॉन मिलने का, इस रीजन को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। तो इरविन श्रोडिंगर ने क्या किया था? इरविन श्रोडिंगर ने क्या किया था? डिस्कवर्ड ऑर्बिटल, डिस्कवर्ड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल भाई शेल था, शेल तो एक सर्कुलर स्पेस था। उसके बाद सब एनर्जी लेवल्स थे, सब एनर्जी लेवल्स में इसने कहा कि ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं भाई? सबसे अब शेल कितने हो गए? के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू। अब सब शेल्स कितने थे? एस, पी, डी एंड एफ। उसके बाद एस में एक ही एस ऑर्बिटल होती है, पी में 3 जो हैं, ठीक है, डम्बल शेप वाली ऑर्बिटल होती हैं, डी में जो हैं 5 डबल डम्बेल वाली ऑर्बिटल्स होती हैं, एफ में जो है 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। का शेप आप ड्रा नहीं कर सकते, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो भाई पहले बात पता चला कि शेल्स होते हैं, शेल्स में पता चला कि सब सब एनर्जी लेवल कह लें होते हैं। उसमें पता चला फिर क्या होती हैं? ऑर्बिटल्स होती हैं। ऑर्बिटल्स को डिस्कवर करने वाला इरविन श्रोडिंगर था। इलेक्ट्रॉन के मिलने के ज्यादा चांसेस कहां होते हैं? उस रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं, द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। उस रीजन को, वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंस है, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल को इसने डिस्कवर किया। उसके बाद जो है मॉडल्स आना बंद हो गए, या मुझे पता नहीं है, मे भी आगे हो, पर हमने नहीं देखे कभी या पढ़े नहीं, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो भाई शेल्स आ गए, सब शेल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, प्रोटॉन आ गए, न्यूट्रॉन आ गए। क्योंकि जब ये पता चला था कि एटम डिविजिबल होता है, तो सबसे पहला टास्क यही था कि भैया ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमने तो अभी तक एटम ही नहीं देखा, तो ये कहाँ होंगे? ये सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे। अभी तक भी आप जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इवन एटम को भी देख तो नहीं सकते, पर हाँ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है इन सब चीजों को कंफर्म कर चुके हैं। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। तो एटम के अंदर क्या क्या डिस्कवर हो चुका है? एटम के अंदर भाई पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ,
उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, इन द एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। फिर पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं ये होते कहाँ हैं। इनकी डिस्कवरी के बाद क्या आया, एटॉमिक मॉडल्स आए। एटॉमिक मॉडल्स आए यानी ये जो है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम जो है, एटम आपका डिवाइड हो सकता है। एटम आपका क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एटम के अंदर टोटल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे वो कितने हुए थे, वो हुए थे 100। तो हम और भी लेते हैं कि एटम की डिविजिबिलिटी की बात करें तो एटम जब डिवाइड हुआ था तो उसमें पहले पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। अब तक तो 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स आए। मॉडल्स ने हमें जो एक चीज बताई वो ये थी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये कहाँ होते हैं, ये न्यूक्लियस में होते हैं। यानी आज तक जो वैलिड मॉडल्स हैं उन्होंने हमें ये बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस में मिलेंगे। फिर बात आई किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले पता चला हमें कि शेल्स में होते हैं, बाद में पता चला कि सब शेल्स में होते हैं, बाद में पता चला कि ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो पहले पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला हमें डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के थ्रू के इलेक्ट्रॉन्स शेल में होते हैं। और शेल और सबशेल की बात करें तो शेल हमेशा क्या होता है, सर्कुलर इन पाथ होता है। सबशेल की बात करें तो इसमें ऑर्बिटल होती है, उनका शेप होता है। तो सबशेल इज द रीजन इनसाइड द शेल। ऑर्बिटल्स जो है उनका 3 डायमेंशनल शेप होता है। अगर एस ऑर्बिटल की बात करें तो गोल होती है, टी की बात करें तो डम्बेल होती है, डी की बात करें तो डबल डम्बेल होती है, एफ की बात करें यानी एस हो गई, टी डी। एफ जो है वो अभी जो है उसकी हम यहां पे बना नहीं सकते। तो पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो फंडा था। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले पता चला कि शेल्स में होते हैं। ये तब पता चला इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं जब इलेक्ट्रॉन क्या था, पार्टिकल था। इलेक्ट्रॉन क्या था, पार्टिकल था। तो उसका पोजीशन उसकी और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम हम मालूम कर पा रहे थे। फिर पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था तो स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिल रही थी, सिंगल लाइन मिल रही थी। स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिल रही थी, लाइंस मिल रही थी। जब उन लाइंस को दो साइंटिस्ट थे, कौन से, याद करें जरा, दो साइंटिस्ट कौन थे, रीमान एंड स्टार्क। इन दोनों ने क्या देखा, इन दोनों ने देखा जब हम किसी भी एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखते हैं तो ये लाइंस जो हैं टूट जाती हैं और हमें क्या मिलता है कि कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो नहीं मिलेगी, एसपीडीएफ, एस फॉर शार्प, डी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज्ड, एफ फॉर फंडामेंटल। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन के हिसाब से इनके नाम रखे गए थे। तो भाई के शेल हो गया, एल हो गया, एम हो गया, साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है, अंदर सब एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे। तो यहां से पता चला कि सब एनर्जी लेवल होते हैं। फिर एरविन श्रोडिंगर ने बताया, ठीक है, एरविन श्रोडिंगर ने बताया कि ऑर्बिटल होती है। ये दिस वाज डिस्कवर्ड बाय श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है तो फिर तो ये सारी चीजें सही थी, बोर मॉडल बिल्कुल सही था। पर पता क्या चला, ठीक है, पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो उसको ड्यूअल नेचर होती है। ये किसने बताया, डी बोर्गली ने बताया। डी बोर्गली हाइपोथेसिस। अब इसकी हाइपोथेसिस है क्या, एवरी सब्सटेंस हैज वेव कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू
एवरी सबस्टेंस हैज वेव कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, कि हर सबस्टेंस के पास वेव कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या थी कि लाइटर जो होंगे, लाइटर पार्टिकल्स हैव मोर वेव कैरेक्टर, मोर वेव कैरेक्टर देन हेवियर वंस, तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वेवलेंथ और वेव कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी, तो जितने वेलोसिटी ज्यादा होगी मास कम होगा, सॉरी जितना आपका मास कम होगा, जितना आपका मास कम होगा उतना जो है आपका जो पार्टिकल है, ठीक है, उसका वेव कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो वेव कैरेक्टर, अब इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ड्यूअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है। इसकी वेव नेचर को डेविसन एंड जर्मर प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डेविसन और जर्मर ने क्या किया था, प्रूव किया था, और इनकी पार्टिकल नेचर को आपका कंपटाउंड इफेक्ट ही कर देता है। चलें भाई, तो डी बर्गली ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन वेव भी होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स भी होता है। तो इसका मानना यह था कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी नोटिसेबल मालूम करने जितनी वेवलेंथ होती है या वेव कैरेक्टर होता है, जो हेवी ऑब्जेक्ट होंगे, फॉर एग्जांपल कार मूव करिए उसको भी वेव कैरेक्टर होगा, पर वो इतना छोटा होगा तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते या नोटिस नहीं कर सकते, ठीक है। पर जितनी माइक्रोस्कोपिक चीज होगी तो उसको वेव कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। अब यहां से बढ़ते हैं आगे, तो यहां से जो है ना एक कंट्रोवर्शियल चीज आ गई कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है, दो चीजें आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, फिर तो भैया बोहर मॉडल ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल इज फिट। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, तो फिर बोहर ने जो रेडियस वगैरह बताया था उन चीजों की कोई अहमियत नहीं, ठीक है। चलिए भाई, तो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट था, हाइजेनबर्ग ने इन 1927 बताया था कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एनी लाइटर ऑब्जेक्ट, लाइटर कह लें या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कह लें, जहां पे ग्रेविटेशनल लॉज काम ना करें, यानी मैक्रो साइज का ना हो, माइक्रो साइज का हो, जिसको वेव कैरेक्टर हो और माइक्रोस्कोप छोटा हो, बिल्कुल कम मास हो, तो उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ये कह रहा है कि एक ही वक्त आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम देख तो नहीं सकते, तो हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की तरफ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जहां पे भी इलेक्ट्रॉन है उसको मालूम करने के लिए, उसकी पोजीशन मालूम करने के लिए हम विजिबल लाइट का सहारा लेते हैं। विजिबल लाइट का फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, वो दिखाई देता है, जहां पे वो डिसअपियर होगा हम वहां पे स्पॉट लगाएंगे कि जरूर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे रेडिएशन डिसअपियर हो गया तो जरूर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये होगी। पर फंडा ये है कि इसकी जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के रेडियस से मिलियन टाइम ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो बहुत ही कम चांस होता है कि विजिबल लेंथ का जो आपका क्या कहते हैं रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल कोलाइड कर सके, वो ऊपर से नीचे से इधर उधर गुजर जाएगा, पर उसके कोलाइड करने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्टली आप मेजर कर सकते हो किससे, विजिबल लाइट से, और विजिबल लाइट का डायमीटर बहुत बड़ा, इलेक्ट्रॉन का रेडियस बहुत छोटा है, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन की जो है
उसको विजिबल रेडिएशन से कोलाइड कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ कि आप विजिबल या कम एनर्जी की लाइट से जो है आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप एक्सरेज यूज करेंगे। अगर आप एक्सरेज यूज करते हो, एक्सरे की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे ही एक्सरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, जैसे ही एक्सरे जो है इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ही बढ़ जाएगी, बहुत ही बढ़ जाएगी। तो एक्सरे के टकराने से क्या होगा, इसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। पोजीशन का तो पता चल जाएगा पर मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। तो साठ की बात यही है कि इलेक्ट्रॉन की या तो हम पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं या फिर मोमेंटम कर सकते हैं। यानी इसका मतलब था कि जो आपकी x इज द पोजीशन और p इज द मोमेंटम, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन या ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है प्लैंक कांस्टेंट। यानी आपकी जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर होगा प्लैंक कांस्टेंट के। और इसने फर्स्ट टाइम ये बताया था, ही एक्सप्लेन्ड द बेसिक इनकम्प्लीटनेस ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी, कि उसने जो बात की है कि हम इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे पकड़ सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, ये बात एग्जैक्टली गलत है। इस प्रिंसिपल के बाद बोर की जो मॉडल की हैसियत है वो खत्म हो गई। फिर बोर की मॉडल पे एक साइंटिस्ट था सोमरफेल्ड, इसने जो है एक इल्पिटिकल पता नहीं क्या एक वर्ड यूज होता है, वो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया पर वो भी फिलअप हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वेव मैकेनिकल मॉडल आता है एंड सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज है कि जैसे ही हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो शेल्स की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पे, एन वैल्यू पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके एन वैल्यू पे। तो अगर एन वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती है। अगर आपके पास सबशेल है, अगर आपके पास सबशेल है तो सबशेल में क्या होंगी, ऑर्बिटल होंगी। इनकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है n प्लस एल, यानी सबशेल और ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो n प्लस एल पे डिपेंड करती है। यानी आपको दो चीजें चाहिए, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए और आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर चाहिए। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब यही वैल्यू यूज करके हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसका एन वैल्यू कम होगा। पहले किस में जाएगा, उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन जिसका एन वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या आएगा, अगर आप अफबा प्रिंसिपल यूज करें और आप एन प्लस एल रूल का यूज करें तो एन प्लस एल और ये दोनों कहते हैं जो एनर्जी सीक्वेंस आएगा कि सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s और उसके बाद 4d, उसके बाद 5p, उसके बाद 6s, उसके बाद 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s, उसके बाद आपकी जो है 5f, उसके बाद 6d, आखिर में जाके 7p आता है। तो ये सीक्वेंस मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हो। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। अगर आपको शेल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो आप 2n स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। 2n स्क्वायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो n वैल्यू है उसको स्क्वायर करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। पर अगर आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं, ठीक है, इसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2l प्लस 1, ये फार्मूला है किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने डालेंगे। तो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने, वो आपको इस फार्मूला से पता चलेगा। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने,
वो आपकी बोरबरी स्कीम से पता चलेगा। ठीक है, तो यहां तक क्या चीज हुई कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में थे, शेल्स में सब शेल का पता चला, सब शेल में ऑर्बिटल का पता चला। शेल की एनर्जी एन वैल्यू पे डिपेंड करती है, सब शेल की एनर्जी एन प्लस एल वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनका एन प्लस एल वैल्यू सेम है, अगर दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं एन प्लस एल वैल्यू सेम है, मान लें हमारे पास ये दो ऑर्बिटल है 3D, तो 3D का एन वैल्यू 3 है, ठीक है, प्लस एल वैल्यू 2 है तो 5 है। और 4p की बात करें तो एन वैल्यू 4 एन वैल्यू 1 दोनों का 5 है, तो एनर्जी किस ऑर्बिटल की ज्यादा होगी? एनर्जी आपकी जिसका एन वैल्यू ज्यादा, जिसका एन वैल्यू ज्यादा होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? जिसका एन वैल्यू कम होगा, तो 3D और 4p दोनों की जो एन प्लस एल वैल्यू है वो 5 है, पर इलेक्ट्रॉन पहले कहां एंटर होगा? पहले इसमें। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई, शेल की एनर्जी भी हो गई, सब शेल की एनर्जी भी हो गई। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2l² फार्मूला से यूज करेंगे। आप कैसे करेंगे? आपके पास s सब शेल है, s का l वैल्यू 0 है, तो आप क्या करोगे कि 2l प्लस 1 रखें भाई वैल्यू। वैल्यू कैसे रखेंगे? 2 l वैल्यू क्या है? 0, 2 इंटू 0, उसके बाद प्लस 1, ठीक है, तो 2 0 द 0, तो 2 0 द 0, 0 प्लस 1 1, ठीक है, तो 2 1 द 2, यानी s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मान लें कि आपके पास d सब शेल है, तो d का l वैल्यू क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो आप क्या करोगे? आप इधर लिखोगे 2l प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे आए तो 2 इंटू 2 प्लस 1, अब क्या होगा? ब्रैकेट छुड़ाएं पहले, 2 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, 2 5 द 10, तो डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, गला इंडो नंबर, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो यहां पे दो रूल आ गए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के, कौन से? अफबा और कौन सा? आपका n प्लस एल रूल। तो बाकी क्या था? पालीज एक्सीलरेशन प्रिंसिपल था। पालीज एक्सीलरेशन प्रिंसिपल कहता है कि एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। पालीज एक्सीलरेशन प्रिंसिपल कहता है कि एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में तब रह सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में तब रह सकते हैं जब उनका स्पिन क्वांटम डिफरेंट होगा, जब उनका स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। यही बात है। तो दो चीजें पालीज एक्सीलरेशन प्रिंसिपल की, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन और दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा। बाकी अगर वो सेम ऑर्बिटल में तो उनका n सेम होगा, l सेम होगा, m सेम होगा। बात करते हैं हंस रूल की, तो हंस रूल कहता है कि अगर आपके पास डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, मान लें आपके पास 2px है, आपके पास 3px है, ठीक है। अब दोनों जो है px ऑर्बिटल हैं, ठीक है, दोनों की एनर्जी सेम होगी या ज्यादा होगी? सेम होगी या ज्यादा होगी? दोनों की एनर्जी सेम होगी या ज्यादा होगी? तो मेरे पास 2px एंड 2py है, तो मुझे बताएं a में एनर्जी सेम है या b में एनर्जी सेम है? इसकी सेम नहीं है, इनकी सेम है। n वैल्यू सेम होना चाहिए ना, इसमें n वैल्यू क्या था? चेंज था, तो इसका n प्लस एल और इसका n प्लस एल, इन दोनों का सेम होगा, इसका चेंज होगा। तो हंस रूल कहता है कि जब भी आप डीजनरेटेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालें तो पहले आप पेयर नहीं बनाओगे। अगर आप पेयर बनाते हो इस तरह से तो ये गलत होगा। आप क्या करो कि पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखो और दोनों की स्पिन सेम होने चाहिए, दोनों के स्पिन सेम होने चाहिए। तो आज हमने पूरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ही लेक्चर में जो है समराइज किया। तो कल हम केनाल रेस से शुरू करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव रेस से शुरू करेंगे। होपफुली आपने बर्दाश्त किया होगा और आपने न्यू चैप्टर नहीं भाई इसी कोई आगे तो पढ़ें, ये तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन था। तो पूरा चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया। हैव यू एंजॉयड या बोर थे हो? a lot